जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल लीगल अपडेट्स पर। और हम लोग समझ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। भाग 3 में क्या था? आपका मौलिक अधिकार, जो आपको जन्म लेते ही मिल जाता है। मौलिक अधिकार आपको मिल जाता है और ये राज्य के अगेंस्ट में होता है। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 4, कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं। और भाग 4 जो है इसका आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक में दिया गया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? सबसे पहले ये हम लोगों को समझना इंपॉर्टेंट है। जो आपके फंडामेंटल राइट है, जो आपके मौलिक अधिकार है, वो आपको मिल चुका है, उसको स्टेट आपको प्रोवाइड ही करेगी और वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ये आप लोग फंडामेंटल राइट में पढ़े हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होता है कि राज्य द्वारा आपको कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। राज्य का जैसा आय रहेगा उसके अनुसार आपको कुछ सुविधाएं प्रोवाइड कराएगी। इसमें यह होता है कि इसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता है, यानी बाध्यता नहीं है कि राज्य करेगी ही करेगी। यानी मान लीजिए कि कोई स्टेट है और बूढ़ा पेंशन के रूप में, जिसे वृद्धा पेंशन कहा जाता है, तो पेंशन के रूप में जो आपको किसी राज्य में है कि 500 मंथली मिलता है और किसी राज्य में 1000 मंथली मिलता है। क्यों? जिसका आय जैसा हो, इसको इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इतने बेहतरीन ढंग से बनाया गया है कि पशु पक्षी से लेकर के जंगली जानवरों तक की सुरक्षा राज्य के दायित्व के ऊपर छोड़ दिया गया है। मानव का तो छोड़ ही दीजिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। तो आइए इसके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम लोग डिटेल्स से समझ लेते हैं। देखिए, इसमें आर्टिकल 36 में दिया गया है डिफिनीशन ऑफ स्टेट, और आपको हमने आर्टिकल 12 में बता दिया था कि स्टेट का डिफिनेशन क्या होगा। तो आर्टिकल 36 में राज्य का वही परिभाषा होगा जो आर्टिकल 12 में बताया गया है, यानी अनुच्छेद 12 में जो राज्य की परिभाषा बताई गई है वही आर्टिकल 36 में भी होगा। तो आपको आर्टिकल 12 में हमने बताया था कि जो संसद है, स्टेट के राज्य सरकार है, इसके बाद जो शहर में मेयर वगैरह की चुनाव होती है वो भी स्टेट होते हैं, बिजली बोर्ड, इसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी, ग्राम पंचायत, ये सारे राज्य के हैं। यानी जो कुछ नियम पारित कर सकते हैं वो राज्य के अंडर में आते हैं। तो ये आपको स्टेट की परिभाषा हमने आर्टिकल 12 में बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया है, उसको जाकर के देख सकते हैं और डिटेल समझने के लिए। अब आर्टिकल 37 में दिया गया है इस भाग में अंतर्वृष्ट तत्वों का लागू होना, यानी जो नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है उसको लागू होना, कैसे लागू कराया जा सकता है, ये चीजें दिया गया है। एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेंट इन दिस पार्ट, यानी ये जो है इस भाग में जो दिया गया है ये कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है कि हमें ये मिलना ही चाहिए। ये आर्टिकल 37 में दिया गया है। ये नहीं कि हमको रोजगार मांगने का तो अधिकार है, आप मांग तो किसी से सकते हैं, तो राज्य से आप अपने मांग सकते हैं कि हमें काम दिया जाए, लेकिन कोर्ट में केस नहीं करेंगे कि हमको काम देना ही है, क्योंकि राज्य द्वारा सबको, सारे पर्सन को काम देना, काम प्रोवाइड कराना पॉसिबल नहीं है। तो जितना हद तक होगा राज्य करेगी आपके लिए, यही इसमें दिया गया है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा। दिस पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट। आप केस करके ये नहीं कह सकते हैं कि हमको दीजिए, हम इस स्टेट में 1000 वृद्धा पेंशन मिलता है तो हमें भी मिलना चाहिए, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? राज्य अपने आय के अनुसार देता है। इसके बाद आर्टिकल 38 देख लेते हैं। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोक कल्याण क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। जिसमें सभी लोगों को सामाजिक रूप से कल्याण हो। जैसे अगर सरकार द्वारा हॉस्पिटल बनाई जाएगी तो उसमें धर्म नहीं देखा जाएगा कि इस धर्म के लोग ही इलाज कराएंगे। गवर्नमेंट स्कूल बनाई जाएगी तो उसमें जाति नहीं देखा जाएगा कि इस जाति के लोग ही पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, लोक कल्याण। तो वेलफेयर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तीनों रूप से सामाजिक व्यवस्था बनाने का कार्य करेगी कौन, सरकार, आपके लिए, ताकि सभी लोग। जैसे राजनीतिक न्याय क्या है कि मान लीजिए आप किसी को, जो नेता है आपके लोकल नेता, विधायक या एमपी जो लोग होते हैं, आपको पसंद नहीं है तो आप अपने स्तर से अपने एरिया के लोगों को भी चुनाव में खड़ा करा सकते हैं। भाई आप खड़े हुए, हम वोट देंगे, हमारे लिए आप काम करेंगे। तो ये व्यवस्था राज्य को बनाना है। अब मैंने आपको पहले ही बताया और दोहरा भी रहा हूं कि राज्य के ऊपर बाध्यता नहीं की जा सकती है। उसका आय रहेगा तो आपके लिए हॉस्पिटल जरूर बनाएगा। जिस एरिया में जरूरत होगी वहां पर हॉस्पिटल बनता ही है, गवर्नमेंट स्कूल खुलते ही हैं। तो लोक कल्याण के लिए और आर्थिक उत्थान के लिए, यानी किसी को ऐसा नहीं कर दिया जाएगा कि वो मजबूर होकर के कोई ऐसा काम करने लगे जिससे उसके स्वास्थ्य को हानि होने लगे। उसको आगे बताया भी गया है, इसमें भी बता दे रहे हैं। तो आर्थिक उत्थान के लिए भी सरकार कार्य करेगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट में क्या दिया गया है। आर्टिकल 39 यही होता है लेबर से रिलेटेड चीजें। इसी के द्वारा जो भी काम काज आपको मिलते हैं, यहीं पर सारा आपको अधिकार दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लीजिए आप। देखिए, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। इसमें आपको 6 चीजें दी गई है। क्या क्या दी गई है? पहला है पुरुष और स्त्री को जीविका प्राप्त करने का अधिकार, यानी जो पुरुष है या स्त्री है वो अपना काम मांग सकते हैं सरकार से कि हमें काम चाहिए। और ऐसा नहीं किया जाएगा कि कोई अगर वैकेंसी आ रही है तो उसमें सिर्फ पुरुष ही जाएंगे, महिलाएं नहीं जाएगी। तो यहां पर इसीलिए पुरुष और स्त्री दोनों शब्द जोड़ दिया गया है, यानी दोनों को काम मांगने का अधिकार है, उससे जीविका प्राप्त करने का अधिकार है। ताकि जीविका प्राप्त करेंगे तभी तो कुछ इनकम होगा, सही ढंग से रह पाएंगे ना। दूसरी चीज है भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण सामूहिक हित में हो। भौतिक संसाधन यानी जो प्राकृतिक रूप से हमें संसाधन मिले हैं उसका उपयोग किसी एक जाति के लिए ऐसा सरकार नहीं कर देगी कि इस पर किसी एक जाति के लिए या एक धर्म वाले लोगों के लिए कब्जा हो जाए। उसका उपयोग कैसे होगा? सामूहिक रूप से, और उसका नियंत्रण भी सामूहिक रूप से होगा, किसी एक पर्सन के लिए नहीं होगा। जैसे कि अगर हॉस्पिटल को भी एग्जाम्पल में लें तो वहां पर बताया जाता है, या आप लोग देखते भी होंगे, जो भी पर्सन आते हैं चाहे किसी धर्म के हो या किसी कास्ट के हो, उसमें ये चीजें नहीं देखी जाती है, या पुरुष है या महिला है, इसमें ये चीजें नहीं देखी जाती है। सबका इलाज बराबर होता है और सभी लोगों को जितना हो सकता है इलाज कराया जाता है, वो करा सकते हैं। इसके बाद आर्थिक व्यवस्था। अभी कोरोना महामारी के वजह से कुछ दिन पहले जब 2020 में कोरोना आया था तो कुछ स्टेट में कुछ काम नहीं था और बाहर से जो कंपनियां वगैरह बंद हो गई थी तो वहां से मजदूर अपने स्टेट को जा रहे थे, अपने घर को जा रहे थे। तो राज्य सरकार द्वारा कुछ व्यवस्था की गई। क्या? जैसे कि जो काम नहीं था, उस समय काम नहीं था, लेकिन अचानक उसको लागू किया गया कि कुछ चीजें की जाए ताकि वो जो मजदूर वर्ग के लोग आ रहे हैं उनको रोजगार मिल पाए। तो उसमें मिट्टी भरण का काम किया गया, फिर पौधा रोपने का काम किया गया, पौधे में पानी डालने का काम दे दिया गया, यानी छोटी छोटी काम जो है दे दी गई ताकि उनकी आर्थिक व्यवस्था बनी रहे। और वो महामारी तो था ही, तो उस समय भी कुछ उनको इनकम हो सके, तो आर्थिक व्यवस्था भी राज्य सरकार बनाती है। इसके बाद है पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए
समान वेतन, यानी जो कोई भी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, कार्य एक ही कर रहे हैं तो उनको उसी का वेतन भी मिलना चाहिए। समान कार्य समान वेतन, ये नहीं कि ये पुरुष है तो इनको 10,000 रुपये मंथली मिलेगा उसी काम के लिए, और ये स्त्री है तो उनको 8,000 मिलेगा, क्योंकि स्त्रियां हो सकता है फिजिकली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कमजोर होती हैं, तो उनको उनके हिसाब से ही काम दिया जाता है। लेकिन सेम काम कर रही हैं तो सेम वेतन लागू करेगा, ये सरकार को देना है। इसके बाद है 5वां में, स्त्री और बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो, ये भी चीज दी गई है। जैसे स्त्री है तो आपको मैंने पहले ही बताया कि फिजिकल रूप से स्त्री और जो बालक होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ऐसा नहीं नियम होगा कि अगर उनको जरूरत है कि काम कर रहा है तो नॉर्मल वर्क में लगाया जाएगा, माइनिंग वगैरह में नहीं लगाया जाएगा, पत्थर तोड़ने के लिए नहीं लगाया जाएगा, ताकि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए और उनका सुकुमार अवस्था की वजह से उनका दुरुपयोग हो। ये क्या करेगी सरकार, इसकी व्यवस्था बनाएगी ताकि ऐसा नहीं हो। किसी इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है तो इसे रोका जाएगा। इसके बाद बालकों के स्वास्थ्य और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर हो। देखिए, जैसे ही वातावरण दूषित होता है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है, तो सरकार तुरंत एक्शन लेती है। जैसे दिल्ली में एक बार हुआ था, और समय समय पर अगर गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है, ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया गया था कि वहां पर वातावरण जो है वो बहुत दूषित हो गया था, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा था, तो उस समय ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया गया था। किस चीज पर? गाड़ियों पर, ताकि प्रदूषण कुछ कम हो जाए। उसके बाद एक स्मोक टावर लगाया गया जिससे प्रदूषण को सोख लिया जाए। तो स्टेट अपने आर्थिक स्थिति के अनुसार ऐसा कर सकते हैं, कोई भी स्टेट वाले, जो गवर्नमेंट है वो करती है जितना हो सकता है। इसके बाद आर्टिकल 39A में दिया गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। जैसे कोई गरीब है और उनको भी न्याय मिलना चाहिए, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो जुडिशियरी है उसमें कोई फी नहीं लगता है, 1 रुपए का फी नहीं लगता है। अगर आप लोग इस पर क्वेश्चन बहुत बच्चे हमसे कर सकते हैं, तो मैं उन लोगों का पहले ही डाउट क्लियर कर दूं कि जो आप केसेस करते हैं या कोई भी केस करता है तो उसका पैसा नहीं लगता है। वो पैसा कौन लेता है? आपके एडवोकेट साहब लेते हैं। एडवोकेट साहब जो होते हैं आपके केस को लड़ने के लिए पैसा लेते हैं, न कि जहां पर आप केस करते हैं उस कोर्ट में 1 भी रुपए लगते हैं। उसमें 1 भी रुपए नहीं लगते हैं और नहीं लगाया जाता है। ये क्या है? निःशुल्क है। क्यों? क्योंकि सबके साथ समान न्याय हो पाए, इसीलिए इसको निःशुल्क किया गया है। और इस बहुत लोग तो प्राइवेट वकील रखते हैं, लेकिन जो गरीब वर्ग के लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो क्या करेंगे? अगर उनके परिवार के किसी सदस्य को किसी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है तो क्या करेंगे? उनको भी सहायता सरकार कराएगी। जो गवर्नमेंटल एडवोकेट होते हैं वो उनको सहायता प्राप्त कराते हैं। कोई भी मर्डर वगैरह हो जाता है तो सरकारी वकील केस लड़ते हैं उनके तरफ से, और कभी भी मर्डर का केस जो होता है वो जो व्यक्ति मर्डर किया रहता है उसके और सरकार के अगेंस्ट में होता है। जैसे कि यहां पर एक हम आपको एग्जांपल समझा देते हैं। यहां ए है और यहां है बी, तो यहां जो बी है ए का मर्डर कर दिया, ये गया मर, ये मर गया, तो बी के और ए के परिवार के साथ केस नहीं है, बी के जो मर्डर किया है और स्टेट के साथ, जिस स्टेट का वो है, वो जैसे कि उत्तर प्रदेश है या बिहार का है या महाराष्ट्र का है, किसी स्टेट का है, तो उस स्टेट के और उस पर्सन के बीच में केस रहता है। ये चीजें क्लियर हो गई आपको। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। अब है आर्टिकल 40 में दिया गया है ग्राम पंचायतों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। इसको अब समझ लेते हैं। देखिए, ग्राम पंचायत इसलिए संगठित किया जाता है कि जो सरकार की योजनाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पाए। पहले क्या होता था, कुछ साल पहले की बात की जाए तो
जो सरकार की पैसा आती थी वो सरकार के कर्मचारी खा जाते थे। यानी कि एक कहावत कहा गया था उस लेवल पर कि जो गन्ने के खेत हैं उसके रखवाली करने के लिए जो लोग लगाए गए हैं वही उसको खा जाते थे। तो सरकार की पैसा सरकार के कर्मचारी खाते थे। इसी वजह से मोदी गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो मान लीजिए अगर किसान के लिए 2000 रुपए वो डाल रहे हैं तो वो सीधे किसान के खाता में जा रहा है। यानी उस 2000 में सरकारी कर्मचारी को एक भी रुपए नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट अकाउंट से क्या कर दिए हैं, अटैच कर दिए हैं। तो यहां ग्राम पंचायतों को संगठित करने का मेन रीजन यही है कि सरकार का जो लाभ है वो डायरेक्ट पहुंच जाए। लेकिन ये लोग भी, नेता भी कम नहीं है। नेता क्या करते हैं, जो पैसा आता है सोचते हैं जेब भर जाए, और नहीं तो जो सरकारी योजनाएं हैं जैसे नल जल पूरे देश में चल रहा होगा, आप लोगों के भी गांव में हुआ होगा। तो जो लोग वार्ड के खाते में नल जल का पैसा आता है, आपको मैं बता दूं, और वार्ड क्या करता है, वो पीसीसी जो पाइप लगता है अंदर में पानी जाने वाला, वो मान लीजिए 10,000 का फंड है तो वो 8,000 में पाइप खरीदेगा या 5,000 में ही खरीदेगा, इससे भी कम में खरीद लेगा। और जो 5,000 रुपए है वो वहां के जो ब्लॉक के प्राधिकारी होते हैं, वीडियो रैंक तक, खुलेआम मैं बोल रहा हूं, वो 5,000 में 2,000 वो खा जाएंगे, 2,000 मुखिया जी खा जाएंगे और 1,000 वार्ड साहब खा जाएंगे। यानी 5,000 का तो यहां पर हिसाब हो गया, और सारा पाइप जो 10,000 में लेना था वो 5,000 में लेकर के लोग खा करके खत्म कर देते हैं। लेकिन अब देखिए यहां खाता से अटैच हो गया, वहां पर काम कराने की तो बात है नहीं, किसान के खाते में डायरेक्ट चला जा रहा है। तो जो योजना की लाभ है डायरेक्ट जिसको लाभ मिलनी चाहिए उन तक पहुंचे, इसीलिए यह संगठन बनाया गया था। लेकिन फिर भी दुरुपयोग हो रहा है। अभी धीरे धीरे सुधार हो रही है, हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, इतना जल्दी कोई भी चीजें सुधार नहीं जाती है। इसके बाद आर्टिकल 41 में देख लेते हैं, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन दी सर्टेन केसेस। कुछ दशाओं में यहां पर दिया गया है, यहां पर काम पाने का अधिकार है। तो सब लोग ये नहीं कहेंगे कि हमको काम सरकार के द्वारा दी ही जाए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट में नहीं है, इसीलिए इसको फंडामेंटल राइट में नहीं रखा गया है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में रखा गया है ताकि राज्य इसको प्रोवाइड करे, जितना हो सके उद्योग धंधे बढ़ाए, रोजगार बढ़ाए, ताकि सबको काम मिल सके, शिक्षा मिल सके। और लोक सहायता, लोक सहायता में क्या आ जाता है, जो पर्सन विकलांग होते हैं, जो पर्सन बूढ़े हो जाते हैं, तो उस समय सरकार क्या करती है, मैंने आपको पहले ही बताया था, उस समय वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये चीजें लागू करके, विकलांग पेंशन, ऐसा करके बहुत सारे पेंशन के रूप में सहायता प्राप्त की जाती है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति जो है थोड़ी सुधर जाए, और वो रोजगार नहीं कर रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो भी कुछ पैसा आएगा तो उनसे कुछ उनका काम चल जाएगा। और ये स्टेट के अनुसार, स्टेट की आर्थिक स्थिति जैसी रहेगी उसके अनुसार अपना वो कर सकते हैं। आपको मांगने का अधिकार है, पाने का अधिकार है, सरकार दे रही है तो सही है। अब देख लेते हैं आर्टिकल 42, काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी प्रोविजन फॉर जस्ट ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। अब आप लोग समझ गए होंगे, प्रसूति का तो आप लोग समझते हैं अर्थ भली भांति। जिस लड़की को, अब तो लड़की नहीं कहेंगे, जो औरतें हैं वो, उनको अगर लड़का हो जाता है, प्रेगनेंसी के बाद लड़का हो जाता है, तो जैसे प्रेग्नेंट रहती है तो काम की मनोदशा यहां पर दिया गया है, और न्याय संगत उनकी दशाओं को देखते हुए, मान लीजिए 7 महीने की गर्भवती महिला है और जिस जॉब में है, थोड़ी सी भार उठाने वाली काम है या कुछ ऐसा कठिन कार्य है जो कर रही हैं, या कहीं पर जाना है, आना है, तो उन लोगों को क्या होता है, समस्या। तो उनके मनोदशाओं को देखते हुए
उनको रिलीफ मिलना चाहिए, छुट्टी मिल जानी चाहिए, और वो क्या करेगी, सरकार प्रोवाइड कराएगी। क्योंकि जब वो बच्चा होने वाला रहेगा तो उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान देना सरकार का ही दायित्व रहता है। इसी वजह से ये दिया गया है, उनको सहायता उपलब्ध कराना है, उनके जगह पर किसी दूसरे वर्कर को रह करके उनको स्पेशल रिलीफ दिया जाता है जब बच्चा होने वाला रहता है। तो आजकल तो बात कहें अगर बच्चा की, तो कुपोषित का शिकार हो जाते हैं बच्चे। पहले अगर देखा जाए तो कुछ समय पहले जब शादियां होती थी तो मायके से जब लड़कियों को विदाई होता था, आप लोग अपने दादी से पूछेंगे या मम्मी लोगों को भी पता होगा, तो उस समय चावल, दाल, अनाज वगैरह दिया जाता था, तेल दिया जाता था, ये सारी चीजें दी जाती थी। लेकिन अगर आज की ट्रेंड में देखा जाए तो कहा जाता है ना, हमारा बचिया जो है ना ये कुरकुरे बिस्किट खाती है, तो कुरकुरे बिस्किट दिया जा रहा है। तो भाई बच्ची अगर खुद ही कुपोषित है तो बच्चा बलवान कैसे होगा, वो भी कुपोषित पैदा हो जाता है। चलिए देख लेते हैं आर्टिकल 43, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स, यानी जो कामगार हैं, जो मजदूर हैं, वो जो काम कर रहे हैं तो निर्वाह यानी कंटिन्यू उनको पेमेंट होते रहना चाहिए, उनका पेमेंट नहीं रुकना चाहिए, ये दिया गया है आर्टिकल 43 में। लेकिन यहां पर भी सरकार अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है तो टीचर्स लोगों का 6-6 महीना बाद पेमेंट करती है। 6 महीना हो जाता है ना तो पेमेंट करना स्टार्ट करती है जो गवर्नमेंटल टीचर होते हैं। 1 साल भी कहीं कहीं पर रोक दी जाती है, कुछ कंडीशन दिखा दिया जाता है कि हाँ अभी पेमेंट नहीं होगा, कुछ दिनों के बाद होगा, यानी मंथली पेमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन पेंशन धारी जो होते हैं, जो लोग रिटायर कर जाते हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, उनको डेट फिक्स रहता है, या तो 1 को या 2 को पिछले महीना का पेंशन जो है आ जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसके बाद है आर्टिकल 43A, उद्योग के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जो उद्योग होंगे उसके प्रबंध अगर किया जा रहा है तो उसमें जो कामगार हैं, वहां के जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनको भी उसमें भागीदारी दी जाएगी, वो भी उनमें जाने का उनको अधिकार होगा। इसके बाद है आर्टिकल 43 का बी, सहकारी समितियों का संवर्धन, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखिए इसमें क्या होता है, सहकारी समितियां, आप लोग गांव में देखे होंगे, एनजीओ वगैरह जो होते हैं उनको भी प्रमोशन करती है, उनको भी सरकार कुछ फंड प्रोवाइड कराती है कि आप अपने एरिया में जो चीजें हो रही है उसका हमको आंकड़ा दीजिए, और उसके अनुसार उनको भी कुछ काम करने का मौका मिलता है, और उसको भी संवर्धन करती है, यानी ग्रोथ कराती है, आगे की तरफ बढ़ाती है, जो सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं। इसके बाद 44 देख लेते हैं, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स। अब देखिए राज्य के सारे नागरिकों के लिए या इंडिया के मान लीजिए किसी क्षेत्र में हो, सबके लिए जो यूनिफॉर्म है, सिविल कोड जो है, सारे नागरिकों के लिए सरकार बना सकती है और उसको प्रोवाइड करा सकती है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 45। देखिए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध, प्रोविजंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर्स, यानी जो 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, 6 से 14 साल तक के बच्चों को तो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, आपको आर्टिकल 21 के ए में दिया गया है। अब उससे कम में कहा आ जाएंगे, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आ जाते हैं। आप लोगों को पता होगा
और लगभग सभी लोगों के गांव में आंगनबाड़ी है। तो आंगनबाड़ी में पढ़ाई के साथ साथ पोषाहार भी वितरित किया जाता है। जो बच्चे कुपोषित होते हैं तो कुपोषित बच्चों को क्या किया जाता है कि उनका नेम मेंटेन रहता है, वहां पर आंकड़ा रहता है आंगनबाड़ी दीदी लोगों के पास। तो वो लोग क्या करती हैं, सबका सरकार को आंकड़ा देती है और उसके अनुसार पोषाहार आता है, पोषाहार वितरण किया जाता है और वहां पर खिचड़ी बना करके खिलाया जाता है। चाहे जो कुछ भी उसमें मेनू चार्ट हो, खिचड़ी तो मिल ही जाता है, ये आप लोगों को पता है। तो सरकार इसका क्या करती है, बालकों को प्रारंभिक अवस्था में, ताकि बच्चा जो है कुपोषित ना हो। लेकिन इस समय के सारे बच्चे कुपोषित ही हो रहे हैं। वही मैंने आपको पहले ही बताया, जो नूडल्स है, चिप्स है, आजकल की लड़कियों का ना रोटी बनाने आए या ना आए, लेकिन फास्ट फूड सारी लड़कियां बना ले रही हैं। चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब तो, और मेकअप करने में तो आगे ही है। 2 से 3 घंटे लड़कियों को तैयार होने में लग जाता है। अगर किसी के शादी में जा रही है तो लगता है कि खुद के शादी में जा रही है। खुद के तो शादी में अगर वैसे दूसरे से ही मेंटेन कराती है अपने चेहरे को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 46। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि, यानी प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, यानी जो निचले तबके के लोग हैं, जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, मतलब निचले तबके के स्तर के लोग जिनकी आर्थिक स्थिति, ये जो अनुसूचित जातियां हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं, ये आर्थिक स्थिति से होनी चाहिए। इसलिए आर्थिक स्थिति से होनी चाहिए कि मान लीजिए अब एक मुख्यमंत्री का मैं नाम ले रहा हूं, जो कि कुछ समय विवादों में रहे थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। और आएंगे वो क्या, अनुसूचित जनजाति में आएंगे, वो अनुसूचित जनजाति में आएंगे। लेकिन अगर जाति के नाम पर उनको दिया जाएगा आरक्षण या सुविधा, तो अनुसूचित जनजातियां में तो वो भी आ जाएंगे। तो इसलिए इसे आर्थिक स्थिति के अनुसार, जनरल कास्ट के लोग भी आर्थिक स्थिति से कमजोर होते हैं और जो अनुसूचित जनजाति होते हैं वो भी आर्थिक स्थिति से अच्छे होते हैं। तो ये जो चीजें हैं जातियों पर लागू किया गया है, इसको हटा करके अगर आर्थिक स्थिति पर रख दिया जाए तो ये बेटर रहेगा। लेकिन सरकार को भी ये जनगणना करके पता चलता है कि कौन आगे है कौन पीछे है। सरकार नहीं चाहती है कि आर्थिक स्थिति के अनुसार अलग किया जाए, क्योंकि वोट भी बनाना है ना, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर सब लोग वोट बनाते हैं, अपना अपना एजेंडा है सबका। चलिए बाकी हम लोग ये तो समझ ही लिए। तो इसके संवर्धन के लिए, इनके विकास के लिए, इनकी एजुकेशन को बढ़ाएंगे, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, ताकि जो अपर ज्यादा है और ये तो ज्यादा लोअर हो गए, तो दोनों को मेंटेन किया जा सके, दोनों बराबर हो जाए। इसी वजह से इनके लिए कुछ विशेष कार्य कर सकती है अगर राज्य चाहे तो। इसके बाद है आर्टिकल 47, पोषाहार जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। इसमें क्या होता है, आप लोगों को पता है, या उत्तर प्रदेश, बिहार या कहीं पे भी अगर आप लोगों को पता होनी चाहिए कि राशन कार्ड बनता है सारे स्टेट में। जो बच्चे हो कुपोषित हो तो उनके लिए आंगनबाड़ी में जैसे पोषाहार मिलता है, वैसे ही जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है उन परिवार को राशन कार्ड बना करके पोषाहार वितरण किया जाता है। पोषाहार इसलिए वितरण किया जाता है ताकि अगर मान लीजिए कोई उनके घर में कमाने वाला न भी हो, अगर है भी तो कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, तो उनकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर होती है, तो उनको खाने पीने की समस्या ना हो। और कोविड के वजह से आप लोगों को पता होनी चाहिए कि लगभग केंद्र सरकार के द्वारा
80 करोड़ परिवार को ये पोषाहार जो चालू है वो सभी लोगों को कंटिन्यू 1 साल से अधिक बंटवाया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण स्तर में 1 या 2 गांव को मिला करके वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वही लोगों के पास आंकड़ा होती है कि किनका किनका राशन कार्ड है, तो उन लोगों को एक्स्ट्रा पोषाहार दिया जा रहा था, क्योंकि कोविड में बहुत लोगों का जॉब छूट गया था तो उनको समस्या ना हो। तो ये राज्य का दायित्व है, ये राज्य का कर्तव्य है, ताकि लोग स्वास्थ्य सुधर जाए। अगर भोजन करेंगे कम, घर में अनाज रहेगा, कोई कमा नहीं रहा है और घर में अनाज भी नहीं है, रहेगा तो अच्छी बात है, और नहीं रहेगा तो क्या होगा, स्वास्थ्य बिगड़ने लगेगी। तो यहां स्वास्थ्य को सुधारना है। इसके बाद देखिए आर्टिकल 48, कृषि और पशुपालन का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। इसमें देखिए हमारे संविधान में पशुओं को भी जगह दिया गया है, यानी अगर कृषि और पशुपालन नहीं करेंगे तो दूध कहां से मिलेगा। सिटी में दूध चाहिए, और दूध यहां पर बनाने वाले यानी गौ पालन करने वाले, पशुपालन करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, और सिटी में दूध की तो जरूरत सबको है, तो कहां से आता है, रूरल एरिया से, यानी जो लोग पशुपालन करते हैं वहां से प्रोडक्ट होता है, उत्पादन होता है, तो वहां से यहां तक पहुंचाया जाता है। तो इसको भी जगह दिया गया है कि इसको फंड देकर के आप बढ़ा दीजिए ताकि ये मेंटेन रहे और सबको मिल पाए। आगे देख लेते हैं क्या दिया गया है। 48A, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखिए पर्यावरण, यानी हमें, आपको मैंने 21 में बताया था जीने का अधिकार है, तो जीने का अधिकार में बहुत सारी चीज आ जाती है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी दिया गया है, हमें स्वस्थ हवा चाहिए, पर्यावरण दूषित नहीं होनी चाहिए, ये सरकार की जिम्मेवारी है। लोग पेड़ काटते हैं तो भी परमिशन लेना पड़ता है, परमिशन नहीं लीजिएगा तो पेड़ नहीं काट सकते हैं, और ज्यादातर पेड़ तो सरकार ही कटवाती है, कुछ कुछ बनाने के लिए पेड़ की कटाई करा दी जाती है। तो वहां पर अगर पेड़ कटिंग भी करा रहे हैं तो वहां पर पौधा लगाए, जैसे कि मैंने बताया कि कोविड के काल में बहुत लोग आए थे तो पौधारोपण का कार्य कराया जा रहा था। तो सरकार की जिम्मेवारी है कि पर्यावरण दूषित न हो और उसका संरक्षण भी किया जाए। यही नहीं, जो वन्य जीव है और वन में रहने वाले जो जीव हैं, वन की भी रक्षा करनी है और वन में रहने वाले जीवों की भी रक्षा करनी है। ये नहीं कि उस पर प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, लोग मार डालेंगे उन लोगों को। तो इसलिए सबका प्रोटेक्शन जरूरी है, सरकार इसकी व्यवस्था करे और उसकी रक्षा करे। इसके बाद आर्टिकल 49 में दिया गया है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को, स्थानों को और वस्तुओं का संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन ऑफ माउंटेन्स एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो हमारे देश के लिए कुछ चीजें हैं जो पहले से है या हिस्टोरिकल चीजें हैं, तो उसका भी प्रोटेक्शन करना है। कहीं पर किसी की मूर्ति बनाई गई है, कहीं पर मंदिर है, कहीं पर मस्जिद है, वहां से आकर के उसको तोड़ ताड़ करके फेंक दिए, ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसके लिए सरकार क्या करेगी, इसका संरक्षण करेगी, इसका प्रोटेक्शन करेगी। कहीं पर तालाब है, उसको आया कोई कब्जा कर लिया और वहीं पर घर बना दिया, तो इससे भी प्रोटेक्शन करना सरकार की जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है। अब आर्टिकल 50 देख लेते हैं, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। देखिए कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। कार्यपालिका कौन है, जो सरकार हम लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा चुन करके जाती है, तो वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं, उनको कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। और जो हमारे लिए न्याय करती है
उसको कहा जाता है जुडिशियरी, और जो हमारे लिए कानून बनाती है उसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव। तो ये 3 अंग होते हैं, तो 2 को यहां पर बता देते हैं हम। जुडिशियरी क्या होता है, यानी जो हमें न्याय कर रहा है और सरकार उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी और सरकार के अगेंस्ट ही हमें लड़ना पड़ गया, तो फिर क्या होगा, सरकार तो उस मैटर को दबा देगी, वैसे दबाती है, लेकिन जुडिशियरी को माना जाता है कि सरकार के अंडर में नहीं है। हालांकि कुछ हद तक सरकार उस पर अपना चीजें दिखाती है, लेकिन वो किसी के बस में नहीं है, जज किसी के बस में नहीं है, वो आपको न्याय दिलाएंगे और सरकार से उनका कोई मतलब नहीं रहता है, सेपरेट है। और यह सरकार की जिम्मेवारी भी है कि इसको एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाए। हालांकि जो लेजिस्लेटिव है तो एग्जीक्यूटिव से ही लेजिस्लेटिव होता है, जो कानून पारित करते हैं, तो वो लोग भी इसी के अंग हैं, लेकिन कानून बना देंगे, लेकिन उन पर फिर बनाने के बाद कोई अधिकार नहीं, अब न्यायालय उसको देखेगा, ठीक है, अब उसको जुडिशियरी देखेगा। इसके बाद लास्ट है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सरकार ऐसी कोई कार्य नहीं करेगी जिससे इंटरनेशनल तौर पे कहीं पर अशांति फैल जाए, यानी उसको शांत रखना है और इंटरनेशनल संबंध जो है हमारा बना रहे, तो ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। शांति और सुरक्षा ऐसा भी नहीं करेगी, अगर सुरक्षा नहीं रहेगा, हमारे आर्मी वाले नहीं रहेंगे जो हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो क्या होगा, कोई कब्जा कर सकता है। इसी वजह से ये सुरक्षा और शांति दोनों का बनाए रखना सरकार की जिम्मेवारी है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, आप अपने दोस्तों को ये शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद।